बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और उसका पहला लेक्चर जो कि विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ के बारे में है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बहुत सी ऑब्जेक्टिव्स, बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर सीखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें आज सीखनी है वो है कि जब हमारे पास जितना भी मैटर है इस यूनिवर्स के अंदर, उस मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से मैटर की एक कैटेगरी को हम सॉलिड कहते हैं और मैटर की एक कैटेगरी को हम फ्लूइड्स कहते हैं। आइए जरा देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर हम सॉलिड को डिफाइन करें इस सिनेरियो में, तो सॉलिड को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपनी शेप मेंटेन कर सकता है। तो मैं लिखता हूं कि सॉलिड्स कैन मेंटेन देयर शेप। मिसाल के तौर पर जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, और मैं इस ईंट को यहां पर इस तरह से रखता हूं। आप देखेंगे कि ये ईंट इधर उधर नहीं गिरेगी बल्कि अपनी जगह पर रहेगी, और मैं कहूंगा इस ब्रिक में एबिलिटी है अपनी शेप को मेंटेन करने की। ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। अब जब ये शेप चेंज नहीं करेगी, यहां से मैं एक और बात भी कह सकता हूं कि क्योंकि दे कैन मेंटेन देयर शेप, इस वजह से दे कैन नॉट फ्लो। तो याद रखिएगा, जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं बात करता हूं फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड एक ऐसी चीज होती है जो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकती, और क्योंकि ये अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकती, तो आप देखेंगे कि ये फ्लो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ग्लास में कुछ पानी है, हम इस पानी को ऊपर से कवर करके इस ग्लास को उल्टा देते हैं। अब ये जो ग्लास हमने उल्टा दिया, इसको हम टेबल पर अगर रख दें, तो अगर मैं ग्लास उठा लूं, क्या पानी उस जगह पर एग्जैक्ट उसी शेप में मौजूद रहेगा? आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बल्कि हकीकत में अगर वो ग्लास इस तरह से मौजूद है और आप ग्लास उठा लें, तो आप देखेंगे कि पानी फौरन से अपनी शेप लूज करेगा और बह जाएगा, फ्लो करेगा। इसका मतलब फ्लूइड्स क्या हुए? फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस हैं which cannot maintain their shape, जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, और क्योंकि उनकी शेप फिक्स नहीं होती, तो जब उनको मौका मिले तो वो क्या करते हैं? दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। और यही डेफिनेशन है फ्लूइड्स की कि व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस which have the ability to flow। जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब आम तौर पर बच्चे समझते हैं कि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गैसेस भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। फ्लूइड्स में गैसेस भी आ सकती हैं और फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्लूइड्स के बारे में। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 का, तो आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? जिसमें आप फ्लूइड की डायनामिक्स को
पढ़ेंगे। डायनामिक्स का मतलब है मोशन, फ्लूइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो चीजें जो फ्लो कर सकती हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स फिर क्या हुई? इट इज द branch of physics that deals with the study of motion of fluids। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। याद रखिएगा जब हम फ्लूइड्स में कहते हैं कि गैसेस भी आ सकती हैं, लिक्विड्स भी आ सकती हैं, तो आप इसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? आप एग्जांपल दे सकते हैं हनी की, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं वाटर की, इसमें एग्जांपल दी जा सकती है एयर की, क्योंकि एयर गैस है। और एक क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर प्लाज्मा क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा भी फ्लूइड है। ये तो हो गया हमारे पास फ्लूइड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई। अब अगली चीज जो है स्टूडेंट्स वो है इस फ्लूइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप लोगों ने नोट भी की होगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, अगर हमारे पास पानी का एक ग्लास हो और हम इस ग्लास को पोर करें तो सारा का सारा पानी एक साथ बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यही ग्लास हमारे पास शहद से भरा हो, हनी से, तो फिर जब हम इस ग्लास को पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि शहद एक साथ बाहर नहीं आएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शहद जो है वो बाहर आएगा। अब हैं तो दोनों फ्लूइड्स, पानी भी और शहद भी, लेकिन पानी और शहद में कोई तो डिफरेंस है। जो पानी इतनी इजीली फ्लो कर रहा है जबकि शहद जो है वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा। वो क्या डिफरेंस है इनका आपस में, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इस नई टर्म को जिसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। दोबारा से उस एग्जांपल को देखते हैं। जरा आप हनी की एग्जांपल देखें। अगर जब आप हनी को पोर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो बड़े आराम आराम से नीचे आएगा। उसकी वजह ऐसे लगती है जैसे हनी की जो एक लेयर है, हनी की दूसरी लेयर उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दे रही है। इसी तरह जो तीसरी लेयर है वो दूसरी लेयर को बहुत फ्रिक्शन दे रही है। तो यानी कि हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक फ्लूइड हो तो उसकी डिफरेंट लेयर्स आपस में फ्रिक्शन टाइप एक इफेक्ट देती हैं, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी फ्लूइड्स में वही रोल अदा करती है, इसका वही मायने है तकरीबन जो कि सॉलिड्स में फ्रिक्शन का था, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती थी, चीजों को रोकती थी, स्लो डाउन करती थी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रोल जो है वो हमारे पास विस्कोसिटी का होता है फ्लूइड्स में। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन different layers of a fluid। देखिए फ्रिक्शनल इफेक्ट बोला है, मैं भी बार बार ये कह रहा हूं कि फ्रिक्शन टाइप एक चीज होगी, लेकिन इसको मैं फ्रिक्शन नहीं कह सकता क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि विस्कोसिटी इज नॉट अ फोर्स। इसलिए मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये फ्रिक्शन है, बल्कि मैं कह रहा हूं ये फ्रिक्शन की तरह का इफेक्ट है जो फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। यानी कि विस्कोसिटी ये काम करती है, और वो क्या काम है कि एक लेयर के दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करने को, उनकी रिलेटिव मोशन को रोकती है, अपोज करती है। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी का एक काम क्या है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। किसकी रिलेटिव मोशन? किनकी मोशन को अपोज करती है? रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड। एक फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो मूवमेंट है उसको मुश्किल बनाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास शहद की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बड़ी मुश्किल से मूव करती है, जबकि
पानी की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बड़ी आसानी से मूव करती है, इसलिए पानी में फ्लो ज्यादा है, जबकि हमारे पास जो शहद है उसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि फ्लो और विस्कोसिटी ऑपोजिट है। जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना उस चीज का फ्लो मुश्किल होगा, फ्लूइडिटी कम होगी। इसी तरह से जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतनी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। अब अगली बात जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को मेजर कैसे करना है। याद रखिएगा, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी मेजर करने का तरीका है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईटा को स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास, अब जैसे पहले मैं कहता था कि हनी ज्यादा विस्कोस है वाटर के कंपैरिजन में, अब मैं कहूंगा कि हनी की ईटा की वैल्यू लार्ज है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ ईटा फॉर वाटर। तो ये अब हमारे पास ईटा जो है ये बताएगा कि कोई चीज कितना विस्कस है और कितना उसमें फ्लूइडिटी कम है या ज्यादा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मगर बहुत ही सिंपल सी बात, ये बात हमें क्लियरली नजर आ रही है स्टूडेंट्स, वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि ऑब्वियस है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी गैस की विस्कोसिटी के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस विस्कोसिटी को टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर को क्या इफेक्ट होता है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, याद रखिएगा। पहले हम बात करते हैं लिक्विड्स के लिए। फॉर लिक्विड्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस with increase in temperature। याद रखिएगा, दूसरे अल्फाज में मैं अगर सिंपल बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि मैं जितना टेम्परेचर को ज्यादा करूंगा उतना विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं ना लिक्विड्स की, तो उसमें विस्कोसिटी किस वजह से होती है। इन लिक्विड्स विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, यानी विस्कोसिटी की असल वजह कौन है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो रीजन है। ये कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स हो, जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स हो, या शहद और शहद के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स हो, ये कोहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर पानी और ग्लास के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं वो एडहेसिव फोर्स है। बहरहाल यहां पर याद रखिएगा कोहेसिव फोर्स है। टेम्परेचर ज्यादा करने से विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा करने से ऐसा होता क्या है, आपको मालूम है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। जब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो इस वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है या उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक होगी। जब वो कोहेसिव फोर्स वीक होगी तो हम कहेंगे विस्कोसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं गर्म शहद लूं तो गर्म शहद इजीली फ्लो करेगा, जबकि अगर मैं ठंडा शहद लूं तो ठंडे शहद का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो उसका फ्लो करना मुश्किल। जबकि गर्म शहद जो है
उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि वो इजीली फ्लो करेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास लिक्विड्स के लिए। गैसेस का जो हमारे पास सिस्टम है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए देखिए गैसेस में क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर गैसेस, गैसेस में विस्कोसिटी किस वजह से होती है? विस्कोसिटी इज ड्यू टू डिफ्यूजन। आपको मालूम है डिफ्यूजन का मतलब, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। डिफ्यूजन क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और दूसरी गैस के साथ मिक्स होना। याद रखिएगा हमारे पास ये डिफ्यूजन की वजह से हमारा जो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो कुछ इस तरह से है कि फॉर गैसेस viscosity increases with increase in temperature। देख ले फर्क स्टूडेंट्स, वहां हमने क्या बोला था? डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनवर्स रिलेशन। यहां हम क्या कह रहे हैं? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास रिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। देख रहे हैं, इनवर्स और यहां डायरेक्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज हो जाती है, जिससे डिफ्यूजन बढ़ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम कह सकते हैं कि शहद के लिए मैंने क्या बोला था? गर्म शहद इजीली फ्लो करेगा, फिर ठंडा शहद। तो हमने इसका आंसर निकाला था कि गर्म शहद, क्योंकि गर्म शहद का टेम्परेचर ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा, विस्कोसिटी कम। और जब विस्कोसिटी कम होगी तो हम कहेंगे कि ये इजीली फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल करूं एयर के बारे में कि हवा है और एक ठंडी हवा है और एक गर्म हवा, कौन सी ज्यादा इजीली फ्लो करेगी? तो अब याद रखिएगा, जिस हवा का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट एयर, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो मुश्किल से फ्लो करेगा। यानी शहद गर्म हो तो इजीली फ्लो करेगा, लेकिन हवा गर्म हो तो वो मुश्किल से फ्लो करेगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक आखिरी चीज वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास ईटा है, इसका यूनिट क्या होता है? तो बजाय मैं इसका यूनिट यहां पर डिस्कस करूं, मैं पहले अगला फार्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और फिर मैं यूनिट की तरफ आता हूं। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं एक और नई चीज जिसे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो ये विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स क्या होती है, जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब आप गाड़ी पर जा रहे हो और गाड़ी पर जाते हुए आप अपना एक हाथ उस विंडो से बाहर निकाल लें, तो आपको पता चलता है कि आपके हाथ पर हवा एक बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है। अब हवा तो फ्लूइड है, अब इस वक्त हवा फोर्स लगा रही है मुझ पर, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन जब स्पीड ज्यादा होती है तो मुझे अच्छा खासा फील होता है जैसे मेरे बाजू पर कोई फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लगती है जब आप किसी फ्लूइड के अंदर से पास कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं कि ये एक ड्रैग फोर्स है। तो ड्रैग फोर्स क्या हुई बेसिकली? ड्रैग फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास कर रहा हो, फ्लूइड एयर भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, it experiences a retarding force। उसको एक फोर्स लगती है जो उसको रिटार्ड करती है, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। experiences a retarding force called, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। याद रखिएगा, इसको एफ डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ मींस फोर्स, डी जो है वो ड्रैग को रिप्रेजेंट करे।
तो ड्रैग फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होती है, जब भी किसी भी फ्लूइड में से ऑब्जेक्ट पास करे तो उस पर एक फोर्स लगती है, चाहे वो कश्ती पानी में से गुजर रही है या कोई हवाई जहाज जो है वो एयर में से पास कर रहा है, हमेशा इन पर एक ड्रैग फोर्स जरूर लगती है जो उसको रोकती है। नाउ स्टूडेंट्स, वो ड्रैग फोर्स कितनी होती है, जरा इसको समझने के लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ एक बड़ा ही लिमिटेड सा लॉ है जो सिर्फ कुछ खास कंडीशन में अप्लाई होता है, और वो कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक स्फीयर हो जिसका रेडियस r हो और वो मूव कर रहा हो स्पीड v से, कहां मूव कर रहा हो, एक फ्लूइड में से थ्रू ए फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कितनी हो, ईटा हो, तो फिर उस पर फोर्स तो लगेगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कितनी लगेगी फोर्स, तो याद रखिएगा, विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स गिवन बाय स्टोक्स लॉ। तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो हमें स्टोक्स लॉ बता सकता है। स्टोक्स लॉ क्या है, इस इक्वेशन को स्टोक्स लॉ कहते हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, और इसको बड़े ही तवज्जो से देख लीजिए। ये ड्रैग फोर्स है और इसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ड्रैग फोर्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1, विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं पानी में गिराऊं, पानी में से गुजरने पर भी इस पर फोर्स लगेगी, और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को शहद में, हनी में गिराऊं, तो आप देखेंगे हनी इसकी स्पीड को बहुत कम कर देगा। यानी कि किसमें इसको ज्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ा, तो डेफिनेटली हनी में। तो हनी में क्यों? क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, और हम लोगों ने पढ़ा कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, उस लिक्विड में से पास करने पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा फैक्टर जिस पर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है वो है आर। आर मतलब उस ऑब्जेक्ट का रेडियस। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास पानी हो और इस पानी में से पहले मैं एक छोटी बॉल गिराऊं और फिर मैं ज्यादा बड़े रेडियस की बॉल गिराऊं, तो आप देखेंगे जो बड़े रेडियस की बॉल है उसको पानी में से गुजरते हुए बहुत मुश्किल होगी, यानी पानी उस पर ज्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अब तो दोनों सूरतों में पानी ही था। यहां पर मसला विस्कोसिटी का नहीं है, यहां पर मसला जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज का है। जितना किसी चीज का साइज बड़ा होगा उतना उस फ्लूइड में से पास करना उसको मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जितना रेडियस ज्यादा उतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा। तीसरी चीज जिस पर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है वो है स्पीड। ये चीज आप लोगों ने खुद भी फील की होगी स्टूडेंट्स, कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है, सपोज करें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप अपना हाथ बाहर लगाते हैं, तो आपके हाथ को पीछे को हवा एक धक्का लगाएगी, एक फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड जो है वो 100 से ज्यादा हो और फिर आप हाथ बाहर निकालें, तो अब आप देखेंगे आपके हाथ को पीछे को एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स लगेगी। इसका मतलब जितनी स्पीड ज्यादा उतनी ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे समझते हैं कि सर ड्रैग फोर्स जो है वो, ये फॉर्मूला ड्रैग फोर्स का हर जगह लग सकता है। मैंने पहले ही बोला कि ये बड़ा लिमिटेड सा फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है जरा देखते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि इस फॉर्मूला के अंदर आर है। आर क्या है स्टूडेंट्स? आर है रेडियस। अगर तो मैंने सफेयर लेना है, जैसे कि मैंने यहां पर सफेयर ही लिया, तो सफेयर का सारे रेडियस जो हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि सफेयर की डेफिनेशन ही यही है। लेकिन अगर सपोज करें मेरे पास शेप कुछ इस तरह की, अब अगर यहां पर क्या हमारे पास कोई फिक्स रेडियस हो सकते हैं? कहीं से डिस्टेंस ज्यादा बनेगा, कहीं से डिस्टेंस कम बनेगा, तो फिर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे पास आर की एक वैल्यू होनी चाहिए, एक रेडियस होना चाहिए। और एक रेडियस कब होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट स्फेरिकल होगा। इसका मतलब अगर आप स्टोक्स लॉ लगाना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि सिर्फ और सिर्फ सफेयर्स पर लगेगा। अब यानी कि अगर आप गाड़ी की बात करेंगे तो गाड़ी पर स्टोक्स लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक यूनिफॉर्म रेडियस की चीज नहीं है। तो इसका मतलब पहली लिमिटेशन क्या हुई? ओनली एप्लीकेबल टू सफेयर्स, सिर्फ सफेयर पर लग सकती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये बात सिर्फ ट्रू है एट लो स्पीड्स। अगर आपकी स्पीड थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर तो ड्रैग फोर्स और स्पीड के दरमियान लीनियर रिलेशन है, यानी कि ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये 3 टाइम्स होगा तो ये भी 3 टाइम्स होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड पर जाते हैं तो फिर हमारे पास इनका सिंपल डायरेक्ट रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर ये हायर पावर्स के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मिसाल के तौर पर फिर मैं अगर इसको डबल करूंगा तो हो सकता है ये 4 टाइम्स हो जाए, या हो सकता है मैं इसको डबल करूं तो ये 9 टाइम्स हो जाए, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंज, इसमें बहुत ज्यादा चेंज लाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल एट लो स्पीड्स। नाउ स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात, और वो ये है कि विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या थे। पहले मैंने यूनिट क्यों नहीं बताया? क्योंकि अब मैंने फार्मूला डिस्कस किया, अब इसी फार्मूले से यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट आप देख रहे हैं, फार्मूला देख रहे हैं आप, 6 पाई ईटा आरवी। मैं इसी फार्मूले को लिखता हूं दोबारा से। अब मुझे क्योंकि ईटा का यूनिट चाहिए, मैं ईटा को एक तरफ रखूंगा, 6 और पाई उधर जाकर डिवाइड होगा 4 से, आर और वी भी मल्टीप्लाई हो रहे उधर जाकर डिवाइड होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और 6 और पाई तो कांस्टेंट, इनका कोई यूनिट नहीं होगा। आर जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है। स्पीड जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकेंड एज इट इज। अब आपको मालूम है ये मीटर का स्क्वायर अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये न्यूटन ऊपर रहेगा, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये है पहला यूनिट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अगर आपसे कोई पूछे विस्कोसिटी का यूनिट बनता है, बिल्कुल ये यूनिट भी बनता है इसका। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ याद आता है आपको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल होता है, प्रेशर का यूनिट है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल है। यहां से एक और यूनिट भी निकलता है, अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख दूं, और साथ फिर क्या रह जाएगा? सेकंड। ये भी हमारे पास एक यूनिट है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इस न्यूटन की जगह इसका बेस यूनिट पुट करूं तो आपको मालूम है न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन। और फिर हमारे पास साथ क्या आ जाएगा? ये पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह मैंने
ये चीज पुट करनी और साथ पर मीटर स्क्वायर और 7 सेकेंड। जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। किलोग्राम एज इट इज, मीटर, यहां मीटर के ऊपर कुछ नहीं है, जहां कुछ ना हो उसका मतलब +1 पावर होती है, और यहां m-2, जब आप इनको सॉल्व करोगे +1 और -2 को, तो बाकी बचेगा -1। और इसी तरह यहां सेकंड की -2 है, यहां सेकंड की कुछ भी नहीं है तो +1 होगी। इनको सॉल्व करो तो कितना बचेगा? -1। तो हमारे पास एक और यूनिट आ गया, और ये यूनिट बेस यूनिट्स में दिया हुआ है, और यहां से हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ये देखिए जी, किलोग्राम की जगह मैस है ना, तो m आ जाएगा, मीटर क्या है, लेंथ है, l आ जाएगा, पावर वही, सेकंड क्या है, टाइम है, टाइम की जगह t आ जाएगा, और हमारे पास ये डायमेंशंस बन जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिट है विस्कोसिटी के। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है, अगर मैं इसको कहूं ये MKS यूनिट है, MKS क्योंकि मीटर में, किलोग्राम और सेकंड में, इसे बोलते हैं ये MKS यूनिट है। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक और यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं CGS। CGS में मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है, तो मीटर की जगह जब मैं सेंटीमीटर लगाऊंगा तो यहां सेंटीमीटर आ जाएगा। किलोग्राम की जगह ग्राम होता है, तो यहां जो किलोग्राम है उसकी जगह ग्राम लिख दूंगा, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो वो एज इट इज, तो पावर्स वही की वही। ये भी एक यूनिट बनता है हमारे पास, लेकिन ये जो है ये MKS यूनिट नहीं है, ये SI यूनिट नहीं है, बल्कि ये CGS यूनिट है। इसको वैसे हम एक और नाम देते हैं, पॉइज। तो याद रखिएगा, ये कुछ छोटी सी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट, आखिरी बात जो जहां पर मैं लेक्चर को कंक्लूड करूंगा वो ये है कि बच्चे बिल्कुल विस्कोसिटी को भी ऐसे समझ लेते हैं जैसे फ्रिक्शन के बारे में वो गलत सोचते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल नेगेटिव चीज है, फ्रिक्शन हमेशा चीजों को रोक रही है, इस वजह से फ्रिक्शन का इमेज काफी बुरा होता है बच्चों के जहन में, और वो समझते हैं कि ये यूजलेस चीज है। लेकिन हकीकत ये है कि आपको मैंने बताया था चैप्टर नंबर 3 में कि फ्रिक्शन ना होती तो हम चल भी ना सकते, गाड़ियां स्टार्ट भी ना हो सकती, क्योंकि फ्रिक्शन होगी तभी हम जो है वो कदम जमा सकेंगे। फ्रिक्शन बहुत यूजफुल चीज है, बिल्कुल ऐसे ही विस्कोसिटी भी है। तो विस्कोसिटी को ये ना समझना कि विस्कोसिटी जो है वो यूजलेस चीज है। आपका जो बॉल पॉइंट है, जब बॉल पॉइंट कैसे वर्क करता है, वो जब आप उसको पेपर के पास लेकर आते हैं तो वो इंक पेपर के ऊपर क्यों रह जाती है, उसकी वजह जो है वो विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ना होती कभी भी बॉल पेन से आप लिख ना सकते। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएंगे। अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे चल के आपके पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगी। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।